हेलो 11th अकाउंट्स। आप लोगों का क्या चल रहा था? रिवीजन चल रही थी चैप्टर नंबर 3 अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की फर्स्ट टर्म के लिए। ठीक है, उसके अंदर हमने जो लास्ट ऑफलाइन क्लास करी थी, हमने 8 प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग रिवाइज कर लिए थे। ये वाला पार्ट उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रीजन बीइंग ये दो तो नकली से है। इसके बाद जो बच रहे हैं ना, इस पार्ट में कवर होंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ प्रूडेंस, कंजर्वेटिज्म जिसे कहते हैं, मैचिंग कंसेप्ट, फुल डिस्क्लोजर और प्रिंसिपल ऑफ मटेरियलिटी। ये वाले इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहले ये वाले दो देख लो फटाफट से, नकली नकली से क्या है। अकाउंट्स का ऑब्जेक्टिविटी कंसेप्ट क्या कहते हैं? ऑब्जेक्टिविटी में यार एक वर्ड छुपा हुआ है, ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव मतलब मुद्दा, कि भाई आप कोई चीज क्यों कर रहे हो। ठीक है, उसके पीछे का मोटो क्या है, टारगेट क्या है। तो यार अकाउंट्स का एक ही टारगेट है कि बायसनेस नहीं होनी चाहिए। बेटा बायसनेस का मतलब होता है भेदभाव। ठीक है, लिख लेना जिसको जो ना पता हो। अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन शुड बी रिकॉर्डेड इन अ मैनर दैट इट इज फ्री फ्रॉम पर्सनल बायसनेस। अकाउंट्स के ट्रांजेक्शन को इस तरीके से रिकॉर्ड करो कि वो किसी की पर्सनल भेदभाव से फ्री रहे। लाइक अगर आपको लग रहा है कि भेदभाव नहीं होना चाहिए उसमें, आप डॉक्यूमेंट्स अटैच करो यार, इनवॉइस लगाओ, बिल लगाओ, जिससे कि भाई उस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन का प्रूफ रहे। कल को कोई ब्लेम ना हो कि यार ये ट्रांजेक्शन फेक लग रही है। ठीक है, हो सकता है यार कई बार ऐसी ट्रांजेक्शन होती है जो सुनने में लगता है कि यार ये घपला है, लेकिन वो सही में हुई है। आप उसका बिल लगा दो, क्या दिक्कत है, ताकि उसका प्रूफ रहे। दूसरा कंसेप्ट है यार 10वां बेसिकली रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट या रेवेन्यू रियलाइजेशन कंसेप्ट। अच्छा, इसके पढ़ने से पहले ऐसे बताओ, फॉर एग्जाम्पल हम दुकान खोल के बैठे हैं कपड़े की। ठीक है, किसी का फोन आया, हेलो भैया दुकान ओपन है? हाँ जी ओपन है जी। ठीक है, भैया मैं आ रहा हूँ, सामान लेने आ रहा हूँ, आप 10 साड़ियाँ लेने आ रहा हूँ मैं, ठीक है आपके पास, मान लो कपड़े की दुकान है। ठीक है भैया आ जाओ। तो क्या मैं उसके एक फोन मात्र से अपनी बुक्स में एंट्री कर दूं कि भाई इसको 10 साड़ियाँ दे दी? ठीक है, भाई वो आया नहीं। अगले दिन मैंने फोन करा उसे, भाई मैंने तो बुक्स में एंट्री कर दी तो आया नहीं। कह रहा भैया प्लान चेंज हो गया था। तो क्या मैं बुक्स फाड़ूंगा? फिर रेक्टिफिकेशन करूंगा उसकी? ऐसे नहीं ना। तो ये कंसेप्ट यही कहता है कि जो रेवेन्यू है, रेवेन्यू मतलब पैसा आना, रेवेन्यू इज डीम्ड टू बी रियलाइज्ड। बेटा डीम्ड का मतलब होता है एज्यूम्ड, डीम्ड का मतलब होता है एज्यूम्ड। Revenue is assumed to be realized when the title of goods, title मतलब ownership of the goods is transferred to the purchaser। जब भाई खरीदने वाले पर गुड्स की ओनरशिप जाएगी तभी रेवेन्यू को रियलाइज करना है। इसका मतलब ये नहीं है कि उधार वाली ट्रांजेक्शन पर नहीं। बेटा उधार में भी ना बिल कटता है, टाइटल ओनरशिप उस पर चली जाती है, बस ये होता है कि पैसे नहीं आए होते अभी। डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट फेल नहीं कराना है इस चक्कर में। बेशक क्रेडिट सेल हो, बेशक कैश सेल हो, आप रेवेन्यू को रिकॉर्ड तभी करोगे जब आपने सही में उसको सामान हवाले उसके कर दिया है, ओनरशिप उसके नाम कर दी है। ऐसे इसका इस प्रिंसिपल का एक ही मोटो है कि कोई आपको फोन करके कहे भैया मैं सामान खरीदने आ रहा हूं, तो एंट्री मत कर दो बुक्स में। भाई एंट्री तभी करो जब बेशक वो आके उधार ले जाए, कोई दिक्कत नहीं है भाई, इंडिया इंडिया में उधार चलता है बहुत ज्यादा। बेसिकली उसके नाम पर कुछ टाइटल ट्रांसफर होना चाहिए कि भाई कोई रिकॉर्डिंग हो कि भाई हाँ ये सामने वाले को सामान दिया, बेशक उधार दिया, कोई दिक्कत नहीं, रिटर्न में आ गया ना कि दिया है भाई माल, सामान भेजा उसे, वो चीज। इन दोनों को फटाफट नोट करो, फिर इंपॉर्टेंट वाले करते हैं, स्क्रीनशॉट लो फटाफट। हाँ भाई, नेक्स्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म या प्रूडेंस। दोनों वर्ड ध्यान रखना। भैया यहाँ पर आपने कन्वेंशन क्यों लिख दिया? दो तरह के अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होते हैं, कंसेप्ट्स और कन्वेंशंस। कंसेप्ट जो कुछ एजम्पशंस पर है कि मानते हैं हम ऐसा, जैसे गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, कि ऐसा मान लिया जाता है कि बिजनेस लॉन्ग रन में चलता रहेगा। कन्वेंशंस होते हैं ट्रेडिशन, जो सालों से चलता आ रहा है। ठीक है, तो भाई प्रूडेंस या कंजर्वेटिज्म की जो कन्वेंशन है वो कई सालों से चलती आ रही है। ये सिंपली ये कहती है कि यार सेफ प्ले करो। सेफ प्ले करने का मतलब क्या है? अगर कोई भी एंटीसिपेटेड लॉस या एक्सपेंस है उसके लिए हमेशा तैयार रहो। भैया एंटीसिपेटेड का मतलब क्या होता है? एंटीसिपेटेड का मतलब होता है डाउटफुल, जो शायद हो शायद ना हो, मे और मे नॉट हैपन। कोई भी ऐसा लॉस या ऐसा खर्चा है जो शायद हो शायद ना हो, उसके लिए हमेशा तैयार रहो, उसके लिए हमेशा पैसे रखो कि भाई अगर हो गया तो खड़े पैर क्या बोलोगे कि हमें था कि शायद ही होगा। और अगर कोई एंटीसिपेटेड प्रॉफिट या इनकम है उसको बिल्कुल ना काउंट करो, क्या पता ना आए,
बेसिकली सेफ चलो, कोई भी डाउटफुल कमाई है उसको ना गिनो, कोई भी डाउटफुल खर्चा है उसके लिए हमेशा तैयार रहो। हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। इंग्लिश में प्रॉपर, ऑल एंटिसिपेटेड लॉसेस शुड बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स बट ऑल एंटिसिपेटेड गेन शुड बी इग्नोर्ड। जितने भी डाउटफुल लॉसेस है उसको रिकॉर्ड करो अकाउंट्स की बुक में, लेकिन जितने भी डाउटफुल गेन्स है उसको इग्नोर करो भाई। एग्जाम्पल, भाई वो जो इतने सालों से कन्वेंशन बनता आ रहा है बैड डेट्स के लिए प्रोविजन बनाना, बेटा प्रोविजन आर जस्ट लाइक सेविंग्स। पता है यार, पास्ट एक्सपीरियंस है, हर साल कोई ना कोई पैसे डूबेंगे ही डूबेंगे। ऑन एन एवरेज 5 से 10% का प्रोविजन ना ऑलमोस्ट हर कंपनी अपने बैड डेट्स के लिए बनाती है, कि चलो पता है कि भाई इतना पैसा जो है वो डूबेगा ही डूबेगा, कोई ना कोई होगा जो पैसा डुबाएगा, बैड डेट करेगा ही करेगा। तो उसके लिए कंपनी एक हर साल थोड़ा प्रोविजन बना के चलती है, थोड़ी सेविंग बना के चलती है कि खड़े पैर प्रॉब्लम ना हो। या फिर एक और एग्जाम्पल, कोई वही कॉन्टिंजेंट भी मतलब डाउटफुल ही होता है, कोई ऐसी लाइबिलिटी कंपनी पे चल रही है, एग्जाम्पल मान लो कोई कोर्ट केस चल रहा है, कोई कोर्ट केस चल रहा है कंपनी में 10 लाख का, हार की कंपनी तो 10 लाख देना पड़ेगा, जीत गई तो 10 लाख नहीं देना पड़ेगा। किसी कस्टमर ने मान लो केस करा हुआ है, भाई डाउटफुल है, तो हमेशा इस 10 लाख को अपने पास तैयार रखो भाई, कि अगर केस हार गए तो 10 लाख देना पड़ेगा फिर, तो उसका बैकअप हमेशा रखो। ये बहुत इंपॉर्टेंट कन्वेंशन है, ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। अब आगे दो और प्रिंसिपल्स एक साथ, क्योंकि एक दूसरे की एक्सेप्शन ही है ये। पहले यार कंसेप्ट, कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर, ये क्या कहते हैं? ये कहता है भाई सारी इंफॉर्मेशन जो कंपनी की इकोनॉमिक अफेयर से रिलेट करती है, पैसे से रिलेटेड है, कंपनी से रिलेटेड है और उसके पैसे से रिलेटेड है, वो आपको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखानी है। जितनी भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो कंपनी के इकोनॉमिक अफेयर से मतलब रखती है, उसको कंप्लीटली डिस्क्लोज करो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप कंपनी के टॉप ट्रेड सीक्रेट्स लीक कर दो। इट डज नॉट मीन लीकिंग आउट द सीक्रेट्स ऑफ द बिजनेस। ये तो ये भी कहते हैं भाई कि अगर कोई डाउटफुल चीज भी है ना, तो उसको अकाउंट्स में नहीं भी दिखाना, तो नीचे फुट नोट में दिखा दो। अकाउंट्स के नीचे ना एक चीज बनती है, 12th में ज्यादा आएगी आप पे, फुट नोट टू अकाउंट्स, कि कोई चीज जो आप बैलेंस शीट में नहीं डाल पाए, फुट नोट में दिखा दो, ठीक है, कि शायद है शायद नहीं है। जैसे मान लो कंपनी ने किसी की गारंटी ले रखी है, होता है ना रियल लाइफ में, कि किसी की गारंटी ले ली, अगर ये बंदा ये काम नहीं करेगा तो हम करेंगे, अगर ये पैसे नहीं देगा तो हम देंगे। अब मान लो कंपनी ने अपनी गुडविल पे किसी की गारंटी ले रखी है किसी प्रोजेक्ट की, अगर वो काम टाइम पे हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो हमें देने पड़ेंगे वो पैसे। तो ऐसी चीजों को भी दिखाओ, बेशक फुट नोट में दिखा दो। मटीरियलिटी इसका जस्ट अपोजिट है, मटीरियल चीजों से मतलब है सिर्फ काम की चीजें। इट इज जस्ट एन एक्सेप्शन ऑफ फुल डिस्क्लोजर। ये क्या कहता है कि भाई सिर्फ और सिर्फ रेलिवेंट मटीरियल इंफॉर्मेशन दिखानी है अकाउंट्स में। लेकिन इसमें एक दिक्कत है यार, दिक्कत ये है, सब कुछ ही दिखा दिया अगर फुल डिस्क्लोजर में तो कोई दिक्कत नहीं है। मटीरियलिटी में एक प्रॉब्लम है कि व्हाट इज मटीरियल फॉर द वन मे नॉट बी मटीरियल फॉर अनदर। अब मान लो फॉर एग्जाम्पल 350 रुपए का अकाउंट्स में डिफरेंस आ गया, या स्टॉक की वैल्यू में डिफरेंस आ गया 350 रुपए का, 350 रुपए का स्टॉक हमारे पास कम पड़ा है। अब 350 किसी छोटी मोटी स्मॉल बिजनेस के लिए बात होगी कंसर्न की, लेकिन यार अगर हम बात करें भाई अडानी प्लांट्स, ठीक है, जिनका टर्नओवर ही महीने का करोड़ों का है, उनके लिए 350 बिल्कुल इरेलीवेंट है ना। तो वो बात होती है, इसको रिकॉर्ड करो। ये आपका आखिरी अकाउंटिंग प्रिंसिपल, दैट इज मैचिंग कंसेप्ट। यार ये कहता है, चलो पहले एग्जांपल डिस्कस करते हैं। मान लो हमारा काम है कस्टमाइज्ड फर्नीचर बनाने का, ठीक है जी, कस्टमाइज्ड फर्नीचर बनाते हैं जैसा क्लाइंट बोलता है। अब भाई एक पर्टिकुलर टाइप के क्लाइंट ने बोला कि जो आप सोफा बना रहे हो, आप उसके अंदर एक नॉर्मल फोम यूज करते हो। मेरे को जो, लेट इट बी फॉर एग्जाम्पल, एक रफ एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं, जो फोम 8,000 रुपए की पड़ती है, सोफा बनाने में जो फोम लग रही है, गद्दी लग रही है, कुशन लग रहा है, वो नॉर्मली 8,000 का लगता है और हर एक के सोफे में वही यूज होता है। किसी पर्टिकुलर क्लाइंट ने बोला यार कि मेरे को सोफा लॉन्ग रन में चलाना है, तो मेरे वाले सोफे के अंदर आपने ये जहां मर्जी से अरेंज करो, ये एक पर्टिकुलर टाइप की फोम है जो 14,000 रुपए की आती है, आप ये लगाओ मेरे सोफे में। कस्टमाइज्ड फर्नीचर है, जैसा बोला वैसा करना पड़ेगा, ठीक है। अब नॉर्मली सोफे के अंदर वो फोम लगनी थी 8,000 रुपए की, क्लाइंट ने बोल के लगवाई कितने की, 14 की, 6,000 फालतू की। तो वो 6,000 जो है
जो हमारा लगा वो उस क्लाइंट के पैसे में से ही चार्ज करोगे या बाकी क्लाइंट के पैसे में से चार्ज करोगे? जैसी बात है, आप कहोगे उसी क्लाइंट से चार्ज करेंगे तो ज्यादा नखरे कर रहा है। एग्जैक्टली वही तो मैचिंग कंसेप्ट है कि भाई जितनी भी कॉस्ट, जितनी भी लागत आपकी किसी भी रेवेन्यू पे लगती है उसको उसी रेवेन्यू के अगेंस्ट चार्ज करो। अगर उस पर्टिकुलर क्लाइंट से, उस पर्टिकुलर क्लाइंट के प्रोजेक्ट में मान लो आपकी कॉस्ट 6,000 रुपए फालतू लगी है तो उसी क्लाइंट के रेवेन्यू के अगेंस्ट उसको चार्ज करो भाई, बाकियों में नहीं। अब जैसे लेट इट भी मान लो यार, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ स्मार्ट बोर्ड लगवाता हूँ, ठीक है, और मैं उस स्मार्ट बोर्ड की कॉस्ट सिर्फ एक पर्टिकुलर बैच से चार्ज करता हूँ, तो गलत है ना, वो तो सबके लिए ही एप्लीकेबल है। तो वो चीज होती है। अगर ऐसा करोगे तो करेक्ट प्रॉफिट या लॉस डिटरमाइन करा पाओगे। दैट्स ऑल, खत्म। 8 हमने ऑफलाइन में करे थे, इंपॉर्टेंट वाले बाकी के जो 6 थे वो हमने यहाँ पर कवर कर लिए। दैट्स ऑल अबाउट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, इसको अच्छे से कर लेना, ठीक है।